हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको कराने वाले हैं वो सारे के सारे 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा साइंस सब्जेक्टिव का पहला वीडियो है और ऐसे ही अन्य वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा, जिसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है ताकि आप इनको देख पाएं। साथ ही साथ आपको बता दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया गया है ताकि आप उनसे जुड़ जाएं और आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। एक वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेने से लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कम से कम क्वेश्चन को लेते हुए कम से कम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को करें और वीडियो को लेंथ को ध्यान में रखते हुए छोटा छोटा पार्ट में हम लोग वीडियो को डिवाइड करें। और हमने वीडियो के थंबनेल पर वीडियो का नंबरिंग लिख दिया, 1 नंबर 2 नंबर, वो आप उसके अनुसार वीडियो को देखते रहे। तो चलिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा गया यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आपके झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। क्वेश्चन फिर से एक बार मैं बता दूं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है और किसी चालक में बोला गया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मैं आपको जैसे हिंदी की वीडियो में बता रखा था कि आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको जैक रैंकर्स लिख देनी है और उस कॉपी में सिर्फ वही चीजें लिखना है जो हम पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स के माध्यम से। और बाद में आप जब की परीक्षा हो जाएगी तब आप मिलान कीजिएगा कि कितने ज्यादा इससे बेनिफिट आपको हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, चाहे एक बार वीडियो देखने के बाद करें। हाँ, पहले से अगर आप नोट डाउन कर लिए किसी सर से, किसी स्कूल से, किसी टीचर से पहले से इस क्वेश्चन को कर लिए, याद कर लिए, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। बोला गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखना है और उसके बाद बताना है कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध है क्या उसके एसआई क्या उसके लंबाई पर निर्भर करता है। अगर हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं। लिखा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। या कौन लिखा गया ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे निर्भर करता है। जिस तार की, प्यारे साथियों, लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध ज्यादा होगा। मोटाई जिसकी ज्यादा होगी तार की, उसका प्रतिरोध कम होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओम होगा और ओम का जो चिन्ह है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे कौन लिखा गया वो टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। अगला है, 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों आपके एमसीक्यू के लायक भी हैं, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछते हैं 30 एमसीक्यू, उसमें भी ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्टिव के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको भी पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए 2 धातु नाम पूछा, हर किसी में 2 सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो 2 ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पहला तो हो गया सोडियम और दूसरा पोटेशियम, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातु है जिनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। देखिए, धातु में वे चीज होती है जो विद्युत और उष्मा का सुचालक है, यानी कि विद्युत और उष्मा जिसमें पास होती है। तो सोडियम और पोटेशियम वो ऐसी धातु है जिनमें चाकू से आसानी से काट जा सकता है। जैसे अगर बात करें लोहा, आयरन की, लोहा भी एक धातु है। लोहा को क्या आप चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 2 ही धातु, एक सोडियम और एक पोटेशियम, जिसको आप चाकू से आसानी से बिल्कुल इजी वे में काट सकते हैं, जैसे आप खीरा काटते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। देखिए, 2 तरह के दृष्टि दोष आपके 10th के बुक में दिए गए हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। निकट को निकट ही कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को एक और नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, बिल्कुल मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा और इससे आपको कभी गलती नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, निकट दृष्टि दोष को
अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने, अच्छे मार्क्स लाने, अच्छी से तैयारी करना, 400-450 नंबर लाना है, तो जो भी प्रश्न करा रहा हूं उनको ईमानदारी से कीजिए, पढ़िए, और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है अब, तो इसलिए समय को आप व्यर्थ ना कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं निकट दृष्टि दोष को अवतल से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल से ठीक किया जाता है। अब इसके लिए ट्रिक हम बता दें, ठीक है, निकट 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 को हम लोग ठीक किससे करते हैं, अवतल अवतल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, किससे करते हैं, उत्तल से। तो देखिए निकट में आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा मेरे दोस्त, निकट में यहाँ पे एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर है, तो ये यहाँ पे कितना है, चार अक्षर, यहाँ पे कितना, एक दो, और यहाँ पे कितना, तीन अक्षर। तो ट्रिक हमारा क्या है, 3 का 4 होगा, क्या होगा, 3 का 4, यानी कि 3 है निकट में, तो निकट का 4 वाला अवतल होगा, और 4 ये 2 का जो है 3 होगा, 2 का क्या होगा, 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, यानी 2 रहे तो उसमें 3 होगा, दूर में 2 है तो उत्तल होगा आंसर, और निकट में जो है 3 है तो 3 का 4 अवतल होगा आंसर। बहुत अच्छा ट्रिक लगा होगा, कैसा लगा ट्रिक कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में करना नहीं भूलिएगा। आगे चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला बोला है जीवाश्म क्या है, 5वां नंबर सवाल, जीवाश्म क्या है, बोला है लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे में आदि को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि लाखों अथवा हजारों साल पहले जो जीवों के कठोर अवशेष थे वो चट्टानों पर पैरों के निशान के रूप में, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे के रूप में आदि में ढल गए हैं, जिसमें हमें क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, कभी कभी जो बाढ़ आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है, ज्वालामुखी, तो उसमें बहुत जो है जीव जंतु, वन, चट्टान, ये सब जो है धंस जाते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ उनका निशान मिट्टी में दब जाता है, कोई हड्डी किसी का मिलता है तो किसी का निशान, हड्डी का निशान वो उनके पत्थर में मिलता है, तो वो सब सांचे जो है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। अगला बोला है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि वंशानुगत जो लक्षण होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, या फिर वंशानुगत लक्षण किसको कहते हैं। ठीक है, देखते होंगे कोई लक्षण जो है, जैसे कोई किसी का लक्षण ऐसा होता है कि उनके माता पिता से उनके अगर बच्चे में आ जाए, उनके माता पिता में कोई अच्छा ऐसा लक्षण है जो उनके बच्चे में भी आ जाते हैं, उसी को हम लोग वंशानुगत लक्षण कहते हैं। लिखा गया है माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह डीएनए पर निर्भर करती है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर देखना किसी का, मैं 100% नहीं कहता हो ही जाता, जिसका होता है उन्हीं को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। किसी के माता पिता में देखिएगा अगर उसका एक आंख टेढ़ा है, एक आंख क्या है, टेढ़ा है, तो देखिएगा टेढ़ा जैसे एक आंख हो जाता है, तो उनके जो संतान है, अगर उनके संतान का भी, उनके बच्चे का भी आंख अगर टेढ़ा हो, तो वो आप कह सकते हैं उनका कौन सा लक्षण है, वंशानुगत लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये वंशानुगत लक्षण कहते हैं, जो माता पिता से उनके बच्चे में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुगत, यानी कि वंश के अनुसार जो लक्षण चलते हैं उनको वंशानुगत लक्षण कहते हैं। आगे बोला है एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। खाद्य श्रृंखला कौन किसको खाता है, तो देखिए पादप जो चीजें होती है उनको कौन खाता है जी, कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सर्प यानी कि सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, चील, पक्षी, ये सब खाता है। तो उनको आपको याद रखना है। देखिए पादप जो छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको कीट खा जाता है। कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को कौन खा जाता है, चील खा जाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का ये उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें पादप जो है उत्पादक है, जबकि प्रथम उपभोक्ता, जबकि कीट यहाँ पे हो जाएगा, जबकि कीट प्रथम उपभोक्ता है और चील अंतिम उपभोक्ता। यानी कि पादप तो उत्पादक हो गया जी, उपभोक्ता है। कीट इसको पहले खाने वाले उपभोक्ता, यानी कि पहले खाने वाले इसको कहते हैं उपभोक्ता हुआ, और चील जो है इसका अंतिम उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पे कीट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 8वां नंबर सवाल देखिए, बोला है एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश तथा 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो एम्पियर हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, उससे से रिलेटेड सवाल है। तो बोला है जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में जब 1 कूलम आवेश जो है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। एम्पियर जो है प्यारे बच्चों
यहाँ पे ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और अगर बात करें विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को आई हम लोग कहते हैं। क्यू से जो विद्युत धारा का कुल आवेश है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। टी से हम लोग समय को डिनोट करते हैं, और समय हमेशा किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में, तो 500 कूलम आवेश होता है, तो उससे पूछा कितनी धारा। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग को पुट करना। देखिए आई तो हम लोगों का निकालना है, क्यू हम लोगों को कितना दे रखा है, 500 कूलम। टाइम हम लोगों को 10 मिनट दे रखा है, लेकिन हम लोग बताएं कि टाइम को हमेशा किस में लेना है, सेकंड में। तो सेकंड में लेना है, तो 10 का जो है प्यारे बच्चों, 10 का जो है सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, ठीक है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा है कितना, 5/6 जी। और 5/6 अगर आप जब निकालिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.833। कितना आ जाएगा, 0.833 एम्पियर आ जाएगा। ये जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला अगला देखिए यहाँ पे, ओम का नियम बताएं और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। कि विभवांतर क्या है, विद्युत धारा क्या है, प्रतिरोध को भी परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का सवाल है, ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ओम का नियम पहले देखते हैं। बोला नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। देखिए कितना अच्छा बात बोला है कि नियत ताप पे, यानी कि तापमान नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का समानुपाती होता है। यानी कि भी जो होता है, विभवांतर जो होता है उसके समानुपाती होते हैं। किसके, तो किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसके। और इसके साथ आर लगा देते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध भी तो होगा, धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध होगा, पढ़े भी होंगे। तो भी बराबर जब इसको हटाते हैं तो क्या हो जाता है, आई आर। क्या हो जाता है, भी बराबर आई आर। हालांकि यहाँ पे ये नहीं रहता है, समझो जरा सा एक बार फिर से। भी जो है यानी कि जो वोल्टेज विभवांतर जो होता है प्यारे साथियों, वो किससे सीधा से अनुपाती होता है, तो धारा से, ठीक है। जितना धारा बढ़ेगा विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घटेगा वोल्टेज घटेगा, ये इस तरह से बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जरा सा, विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगा, ये बताया गया है। अब जब हम लोग इसको हटाते हैं, ये किसको, समानुपात को, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर। तो इसी को लिखते हैं आई इंटू आर, समझ गए। तो भी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ये नियम था ओम का। फिर से बता दें, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं, भी बराबर आई आर, ठीक है। आगे बोला इसका जो है क्या लिखना है, इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखिए। बोला किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, ये इसी में जो है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप प्रतिरोध को परिभाषित कर रहे हैं। बोला गया किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कांटा, रास्ता में आप जा रहे कोई कांटा लगा दिया तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। वैसे ही करंट जिस चालक में पार होता है, चालक जैसे तार हो गया एक चालक, करंट उसमें जा रहा है और उसको रोक रहा है, कौन रोक रहा है जी, तो रोकने वालों को ही प्रतिरोध कहते हैं। बोला है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, उसके बाद 11वें नंबर सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सवाल है कुछ इस तरह के, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, आखिर चुंबक का जो क्षेत्र का रेखा होता है उनको किसको कहते हैं, और उनके कोई 2 गुण के बारे में। ये भी सवाल 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर के जो सवाल है वो 3 नंबर में पूछा गया है, बाकी 1 से लेकर 8 तक के 2 नंबर के सवाल थे। बोला है वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या फिर कह सकते हैं चुंबक से जो रेखाएं निकलती है, चुंबक के आसपास जितनी दूरी होती है, जिस क्षेत्र में वो किसी वस्तु को आकर्षित करते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिखिए, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का देखिए ये टेढ़ा है, लेकिन समझिए जरा सा। ये बोल रहा है कि ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहाँ पे कोई वस्तु अगर लाएं तो ये देखिए इस तरह से इस अपना जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से ये फैला रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु लाएं तो वो गति करेगा। आपको पता है कि चुंबक के नजदीक कोई चीज लाएं तो वो खींचेगा, यानी कि गति करेगा। तो जितनी दूरी तक वो खींचेगा उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। मान लिया जाए प्यारे साथियों, मान लिया जाए
कि इतना दूर तक वो अपना जो है वस्तु को खींच रहा है, ठीक है, इतना दूर तक वस्तु को खींच रहा है, यहां तक लाते हैं तो वस्तु को खींचता है, अगर यहां रखते तो नहीं खींचता, तो ये जो क्षेत्र है उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, चुंबकीय क्षेत्र आप लोग आसान से लिख सकते हैं, वह क्षेत्र जिसमें किसी, लिखिएगा, वह चुंबक का क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु को लाने पर गति करता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए एग्जाम में लिखा जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी कि जहां तक वो अपने से बना के लिखिए, ऐसा नहीं है कि जो हम लिखाएं वही लिख दीजिए। ठीक है, समझने वाली बात है, लिखना तो कोई भी लिख देगा। आगे इसमें देखिए बोला गया इसके दो गुण निम्नलिखित है, दो गुण पूछा गया था। पहला बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि चुंबक का जो क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां बल क्या होता है, चुंबकीय बल ज्यादा होता है। जैसे ये चुंबक है प्यारे बच्चों, अब चुंबक के पास अगर लाइएगा तो बल क्या होगा, ज्यादा, दूर रहिएगा तो बल क्या होगा, कम। तो वही बोला चुंबक के जो है मजबूती को जो दिखाता है उसी को हम लोग बल, जहां पे नजदीक लाते हैं तो बल ज्यादा होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि चुंबक के नजदीक पे लाने पे बल ज्यादा होता है और कम दूर जाने से कम होता है। तीसरा और एक गुण हम बता दें कि चुंबक के जो बाहर है, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है नॉर्थ से साउथ होती है, कहां से, नॉर्थ से साउथ की दिशा में होती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है चुंबक के बाहर। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा वो साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर की होती है, बाहर में उत्तर से दक्षिण और अंदर में दक्षिण से उत्तर। तो ये चार गुण आप लिख सकते हैं, अगर आपको चार गुण लिखने आ जाए, कभी कभी 3 गुण पूछ लिया जाता है, तो हमने आपको पूरी तरह से ईमानदारी से बताया। प्यारे साथियों, आप अगर क्लास 10th में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में जरूर आया होगा। हाँ, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी चीजें आपको समझ में कम आएगी, और हम अगर डिटेल में पढ़ाने जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और उतना समय हम लोगों के पास है नहीं। हम लोगों का मकसद है कम समय में ज्यादा एफर्ट पाना, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना। प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का इस वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जुड़ जाइए, या फिर 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए बोलिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ताकि जो भी अन्य वीडियो आती है क्लास 10th को लेकर वो सारी की सारी आप तक पहुंच सके। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आए आप उसको देखिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और आप जब एग्जाम दीजिएगा तब इस वीडियो का जो फायदा है, जो इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।